नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है कि टीएसएसपी की परीक्षा जून में होने वाली है और टीजीटी और पीजीटी की भी बम्पर वैकेंसी आई हुई है। इन टीजीटी, पीजीटी और नेट, जेआरएफ, केवीएस, इन सभी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र का हम बात करते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र सीरीज नंबर फर्स्ट। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र सीरीज नंबर फर्स्ट। कालक्रम। सबसे पहले प्लेटो आते हैं। प्लेटो का समय है 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व। उसके बाद में अरस्तु आते हैं 384 ईसा पूर्व है, ये भी ईसा से पूर्व। उसके बाद में लोकजानस का समय आता है पहली ईस्वी। विलियम्स वर्ड्सवर्थ 1770 ईस्वी में आते हैं। कॉलरिज 1772 में। इसके बाद आते हैं क्रोचे। क्रोचे 1866 में। इलियट 1888 में। रिचर्ड्स 1893 में। इन सभी का आपको कालखंड अवश्य याद करना चाहिए। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि प्लेटो का समय कितना है, लोकजानस का कितना है, विलियम्स वर्ड्सवर्थ का कितना है। ठीक है, रिचर्ड्स का 1893 है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिचर्ड्स का 1893, इलियट्स का 1888, क्रोचे का 1866, कॉलरिज का 1772, विलियम्स वर्ड्सवर्थ का 1770, लॉन्गिनस का पहली ईस्वी, अरस्तु 384 ईसा पूर्व में, प्लेटो 427 ईसा पूर्व में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटो के बारे में जानते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ। याद रखिएगा, एथेंस में हुआ, यूनान। इनके गुरु का नाम क्या था? सुकरात। प्लेटो काव्य का आधार किसे मानते हैं? देवीय प्रेरणा को। प्लेटो का मानना था कि कवि देवीय प्रेरणा से प्रभावित होकर काव्य करता है। आदर्श राज्य के लिए प्लेटो कवियों को राज्य से बाहर कर देने की बात तक कहते हैं। उनका मानना था कि कवि जनता को काल्पनिक दुनिया में ले जाता है जो किसी भी राष्ट्र के लिए घातक है। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। याद रखिएगा, प्रत्ययवादी दार्शनिक है। पेपर में पूछा जा सकता है कि प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक रहे हैं। प्लेटो के समस्त चिंतन का आधार आदर्श राज्य है। आदर्श राज्य है। इसी आदर्श राज्य के लिए तो कवियों को राज्य से बाहर फेंक देने की बात करते हैं कि पूरे राज्य से बहिष्कृत कर देना चाहिए। एक आदर्श राज्य के लिए कवियों को राष्ट्र से बहिष्कृत कर देना चाहिए। याद रखिएगा, आदर्श राज्य उनकी चिंतन का आधार है। दास्तान, उनका मानना था कि दास्तान मृत्यु से भी भयावह स्थिति है। प्लेटो कवि को केवल अनुकरण करता मानते हैं। उनका मानना था कि कवि क्या करता है? केवल चीजों का अनुकरण करता है। प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये सब आपको पता होनी चाहिए। प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इयोन नाट्य शास्त्र से संबंधित है। याद रखिएगा, इयोन का संबंध किससे? नाट्य शास्त्र से है। सिपोसियोन, पोलितेइया, फेदर्स, नोमोई, लॉज, रिपब्लिक, ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। याद रखिएगा, इयोन, सिपोसियोन, पोलितेइया, फेदर्स, नोमोई, लॉज, रिपब्लिक। चलिए आगे चलते हैं। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? अरस्तु का समय हमने बताया था 384
ईसा पूर्व है। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था। प्लेटो जिनके गुरु का नाम सुकरात था, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो है। याद रखिएगा, अरस्तु ने अनुकरण और विरेचन का सिद्धांत दिया। अनुकरण और विरेचन का सिद्धांत दिया। अरस्तु कवि को निर्माता मानता था। निर्माता मानते हैं नवीन सर्जन करता, कुछ नवीन करता है, वो केवल अनुकरण। प्लेटो का मानना था कि कवि केवल अनुकरण करता है, चीजों की नकल करता है, लेकिन अरस्तु का मानना था कि वो चीजों की नकल नहीं करता, उनका नवीन सर्जन करता है। अरस्तु का कथन है, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है, अरस्तु का कथन है। याद रखिएगा, जहां प्लेटो अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ते हैं, वहीं अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य के व्यापार से जोड़ा है। याद रखिएगा, अरस्तु काव्य के सभी रूपों में ट्रेजेडी को बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना था कि जिस तरह रेचक कड़वी दवाएं शरीर को ठीक करने का कार्य करती हैं, उसी तरह ट्रेजेडी भी काव्य व्यक्ति के करुणा, त्रास, भय आदि मनोविकारों का निर्काशन कर मानव मन का परिष्कार करती है ना। इसे काव्य शास्त्र में विरेचन कहा है। मतलब जो विरेचन आपने देखा होगा, जो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी का काव्य है, वो आपको एक सामान्य स्तर पे ले जाएगी। आप जब देखेंगे, आप किसी भी नाटक को देख रहे हैं, उसमें आप दिखाई दे रहा है किस तरीके से ट्रेजेडी हो रही है, तो एक आप अपने सभी प्रकार के जो आप में भय का विकार होगा, भय का, त्रास का, करुणा का जो विकार होगा, है ना, वो आप सभी तरह से भूल जाएंगे। इस तरीके से काव्य, ट्रेजेडी काव्य विरेचन का कार्य कर रहा है ना। प्लेटो की स्थिति आदर्श परक है, वहीं अरस्तु की यथार्थ परक की है। इनकी प्रमुख दो रचनाएं हमें मिलती हैं। तेकनेस रिटोरिकेस भाषण शास्त्र है। ये क्या है? भाषा शास्त्र है, सॉरी। तेकनेस रिटोरिकेस भाषा शास्त्र है। पेडी पोइटिकेस काव्य शास्त्र है। याद रखिएगा, काव्य शास्त्र है। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्जाइनस ये काव्य है। ये काव्य का प्रयोजन आनंद को मानते हैं। लॉन्जाइनस ने उदात का सिद्धांत दिया है। इनका पेरियुपसुस, ये क्या है? पेरियुपसुस भाषण शास्त्र है। याद रखिएगा, भाषण शास्त्र क्या है? पेरियुपसुस लॉन्जाइनस का प्रमुख ग्रंथ है। आगे देखते हैं वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज और कोलरिज की रचनाओं का संकलन रिपब्लिक ब्लेड्स 1798 में प्रकाशित होती है। इसकी भूमिका एडवर्टीजमेंट शीर्षक से प्रकाशित होती है। एडवर्टीजमेंट, और ये लिखी किसने थी? वर्ड्सवर्थ ने। याद रखिएगा, लिरिकल ब्लेड्स क्या है? लिरिकल ब्लेड्स 1798 ईस्वी में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की रचनाओं का संकलन है। इसकी भूमिका का नाम क्या है? भूमिका का शीर्षक था एडवर्टीजमेंट था, और ये लिखी किसने थी? वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। 1800 ईस्वी में लिरिकल ब्लेड्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है, जिसकी भूमिका वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, और इसे स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र लिरिकल ब्लेड्स का दूसरा संस्करण माना जाता है। याद रखिएगा, दूसरा संस्करण लिरिकल ब्लेड्स का दूसरा संस्करण स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। इसकी भूमिका का क्या नाम था? इसकी भूमिका प्रीफरेंस टू लिरिकल ब्लेड्स है। प्रीफरेंस टू लिरिकल ब्लेड्स इसकी भूमिका का नाम है। लिरिकल, है ना, याद रखिएगा। लिरिकल ब्लेड्स की जो दूसरा संस्करण था, 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे।
कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? 4। 1798 में, 1800 ईस्वी में, 1802 में और 1815 में। दूसरा जो संस्करण था, है ना, इसको स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है और इसकी भूमिका का नाम क्या था? प्रीफेंस टू लिरिकल बिलेट्स। क्या नाम था? प्रीफेंस टू लिरिकल बिलेट्स। दूसरे संस्करण का नाम था, है ना, याद रखिएगा। तीन चार चार संस्करण प्रकाशित हुए थे, 1798, 1800 ईस्वी, 1802 और 1815। जो दूसरा संस्करण था उसे स्वच्छंदतावादी घोषणा पत्र, उसकी भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। अब क्या है? बायोग्राफी लिटरेरिया 1817। इसमें इसमें क्या करते हैं? 1817 में जो प्रकाशित होता है ये कॉलिज का है। कॉलिज लिखते हैं, कॉलिज इस ग्रंथ के माध्यम से वर्ड्सवर्थ की जो मान्यताएं थी उसका पूरी तरह खंडन करते हैं। उस खंडन करने के लिए कौन सा ग्रंथ था? लिरिकल बिलेट बायोग्राफिक लिटरेरिया। ये किसका है? कॉलरिज का है। याद रखिएगा, कॉलरिज का कौन सा ग्रंथ है? बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 ईस्वी में आता है और इस ग्रंथ के माध्यम से कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की सभी मान्यताओं का खंडन करते हैं। वर्ड्सवर्थ का मानना था काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। याद रखिएगा, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। वो एक शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, और शिक्षक नहीं एक तो कुछ नहीं। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूं मैं शिक्षक समझा जाऊं, शिक्षक नहीं तो कुछ नहीं। कौन कह रहा है? वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं। लिरिकल बिलेट्स वर्ड्सवर्थ और कॉलिज की रचनाओं का संकलन है। हमने अभी बताया था लिरिकल बिलेट्स जो प्रकाशित हुआ था वर्ड्सवर्थ और कॉलिज की रचनाओं का संकलन है और इसकी जो भूमिका लिखी थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। आगे चलते हैं। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उस अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कौन कहता है ये कहते हैं कॉलरिज। कॉलरिज कहते हैं भाषा मानव मन का शस्त्रागार है जिसमें उस अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कौन कहता है? कॉलरिज कहते हैं। कल्पना का सिद्धांत किसने दिया? कल्पना कॉलरिज ने दिया था। का से कल्पना और का से कॉलरिज। कॉलरिज कल्पना। याद रखिएगा, कवि काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। कॉलरिज कहते हैं काव्य क्यों बन जाता है? क्योंकि कल्पना को सिद्धांत दिया है, कल्पना का आधार है। कल्पना कर रहे हैं कि काव्य स्वयं बन जाता है, कवि उसकी सृष्टि नहीं करता। कॉलरिज कह रहे हैं कल्पना। याद रखिएगा। क्रोचे 1866 में आते हैं। कितने में आते हैं? 1866 में क्रोचे का समय आता है। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने? सौंदर्य शास्त्र पर कोचे ने 3 भाषण दिए थे। सौंदर्य शास्त्र पर कोचे ने 3 भाषण दिए थे। इन्हीं भाषणों का संकलित रूप एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ है। एस्थेटिक्स जो ग्रंथ है वो क्रोचे का है। एस्थेटिक्स ग्रंथ क्रोचे का है और इस आधार क्या है इस ग्रंथ का? सौंदर्य शास्त्र पर क्रोचे द्वारा दिए गए 3 भाषण इस ग्रंथ का आधार है। एस्थेटिक्स नामक ग्रंथ क्रोचे का है। याद रखिएगा, कौन सा ग्रंथ? एस्थेटिक्स, क्रोचे। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वैगोक्ति का विलायती उत्थान मानते कौन है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इलियड का समय आता है हमारे 1888। हमने बताया था 1888। इलियड को 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार।
नोबेल पुरस्कार मिला था। इलियट का जन्म अमेरिका में हुआ है और बाद में लंदन में बस गए थे। याद रखिएगा, इलियट का जन्म अमेरिका में होता है, यूएसए में होता है, और ये बाद में कहाँ आते हैं, हम लंदन में बस गए थे। इलियट का कुछ महत्वपूर्ण कथन है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इलियट कहते हैं सांस की तरह आलोचना अनिवार्य है। जैसे आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसी तरह आलोचना अनिवार्य है और नैसर्गिक है, अनिवार्य है। सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं, सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है, काव्य है। हम क्या करते हैं, कवि की आलोचना करने लगते हैं। कवि की मत करो, काव्य की आलोचना हमें देखना है, काव्य की। सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं, काव्य है। कौन कह रहा है, इलियट, इलियट कह रहे हैं, याद रखिएगा, इलियट। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, भोक्ता और श्रेष्ठता का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। कौन कह रहा है, ये इलियट कह रहे हैं। कलाकार जितना बड़ा होगा, कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, भोक्ता, भोक्ता कौन होता है, अनुभव करने वाला, और श्रेष्ठता, श्रेष्ठता मतलब होता है रचना का, क्रिएटर का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा, है ना। कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, कौन कह रहा है, इलियट, इलियट कह रहे हैं कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा, भोक्ता और श्रेष्ठता का अंतर उतना ही स्पष्ट हो जाएगा आपको। कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है। क्या कह रहे हैं, कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति में भिन्न कोटि की होती है। कलास्वादन से अनुभूति अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से अलग अलग होती है। ये कौन कह रहा है, इलियट कह रहे हैं। याद रखिएगा, ये इलियट ने कहा है दोनों की अनुभूतियां अलग अलग होती हैं। एक कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति और अन्य साधनों से उत्पन्न अनुभूतियों में अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न कोटि की होती हैं। ये कौन कह रहा है, हमारा इलियट कह रहे हैं। अब रिचर्ड क्या कहते हैं, रिचर्ड भी इसी तरह काव्य अनुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता। रिचर्ड यहाँ उल्टी बात कह रहे हैं, उसे वो कहते हैं कि दोनों की अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता, दोनों एक ही हैं। काव्य की अनुभूति हो या अन्य कोई अनुभूति हो, उसमें कोई भेद नहीं होता, रिचर्ड्स कह रहे हैं। काव्य भाव का स्वतंत्र प्रवाह नहीं है, काव्य भावों का स्वतंत्र प्रवाह नहीं है, भाव से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है। इस मुक्ति को याद रखिएगा, वो मुक्ति की बात करें, स्वतंत्र प्रवाह नहीं है, भावों से मुक्ति है, भावों से मुक्ति है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से भी मुक्ति है, व्यक्तित्व से भी मुक्ति है और भावों से भी मुक्ति है, भावों से मुक्ति है, अभिव्यक्ति से भी मुक्ति है। कौन कह रहा है, इलियट, इलियट कह रहे हैं, इलियट, याद रखिएगा, इलियट। आलोचना का मूल तत्व अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता है। कौन कह रहा है, इलियट, इलियट, इलियट कह रहे हैं आलोचना का मूल तत्व अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता है। आलोचना का मूल तत्व है अच्छी कविता के चयन की और बुरी कविता के त्याग की क्षमता। आलोचना का महान और शाश्वत कार्य अतीत के कवियों में प्राण संचार करना है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये भी इलियट ने कहा है। आलोचना का कर्तव्य है परंपरा को कायम रखना। परंपरा, जहां परंपरा होगी वहां इलियट होगा, याद रखिएगा, परंपरा, इलियट। साहित्य को स्थिर अखंड रूप में देखना, अर्थात उसे काल द्वारा नियंत्रित रूप में ना देखकर कालातीत रूप में देखना, इलियट, याद रखिएगा, इलियट ने कहा है। 10वां पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, 10वां और 11वां। आलोचना के दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं, एक तो यह है कि काव्य क्या है, दूसरा यह है कि क्या यह अच्छी कविता है। ये कौन कह रहा है, ये भी इलियट ने कहा है, इलियट। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, कौन कह रहा है, इलियट।
कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। अभी हमने बताया था व्यक्तित्व से पलायन की बात कौन कर रहा है, मुक्ति की बात कर रहा है, भावों से मुक्ति की बात कौन कर रहा है, इलियट। चलिए आगे चलते हैं। इलियट स्वयं को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त, धर्म में एंग्लो कैथलिक मानते हैं। याद रखिएगा, इलियट स्वयं को साहित्य में अभिजात्यवादी, राजनीति में राजभक्त, धर्म में एंग्लो कैथलिक मानते हैं। कौन मानता है, इलियट मानते हैं। इलियट ने कुछ सिद्धांत दिए हैं वो जो इस प्रकार है। संवेदनशीलता के असहचार्य का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा की परिकल्पना, परंपरा हमने बताया था, परंपरा की बात करना, तो वहां इलियट होगा। व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत, ये उनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इलियट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, द सेकंड वुड, सिलेक्टेड एसेज, एंशंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन ड्राइडन, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा उनकी कुछ और एक रचनाएं और हैं। द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म किसका है, इलियट का है। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसने लिखा है, ट्रेडिशनल मैंने बताया था परंपरा में कौन आ रहा है, परंपरा, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इलियट। द वेस्टलैंड इलियट का है। चलिए आगे देखते हैं। रिचर्ड्स का समय आता है 1893। कितना समय आता है रिचर्ड्स का, 1893। रिचर्ड्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, बाद में अमेरिका की नागरिकता इन्होंने ले ली। और इलियट का जन्म हुआ था अमेरिका में और बाद में उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ली थी। ये यहाँ उल्टा है, रिचर्ड का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, बाद में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। रिचर्ड्स के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो देखते हैं एक एक करके, कौन कौन से क्या क्या कथन हैं इनके। मेरे विचार में आलोचना अनुभूतियों के पृथक्करण और मूल्यांकन का प्रयास है। ये कौन कह रहा है, रिचर्ड्स कह रहे हैं। नैतिकता पर सिर्फ दुनियादारी है, नैतिकता सिर्फ एक दुनियादारी है, याद रखिएगा। नैतिकता और दुनियादारी कह रहे हैं, नैतिकता को दुनियादारी कौन बता रहा है, रिचर्ड्स बता रहे हैं। आचार संहिता इष्ट सिद्धि सामान्यतः व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, याद रखिएगा इतना ही। आप नैतिकता को दुनियादारी कौन बताया है, रिचर्ड्स ने बताया है। रिचर्ड्स आलोचना को अनुभूति के पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास मानते हैं। आलोचना को अनुभूति और पृथक्करण तथा मूल्यांकन का प्रयास है। काव्य अनुभूति तथा अन्य अनुभूतियों में कोई भेद नहीं होता, हमने बताया था। और इलियट मानते हैं काव्य अनुभूति और अन्य अनुभूतियों में भेद होता है। इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। इनका एक ही सिद्धांत है, संप्रेषण का सिद्धांत, याद रखिएगा। इनकी रचनाएं बहुत सी हैं जो आपको देखनी चाहिए। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये रिचर्ड्स ने लिखी थी और इनके दो और साथी थे, सीके ऑगडेन, जेम्स वुड। इन तीनों ने मिलकर द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स लिखी थी। फाउंडेशन याद रखिएगा, फाउंडेशन आधार, एस्थेटिक्स रिचर्ड्स ने लिखी थी और इनके साथी थे सीके ऑगडेन, जेम्स वुड। अगली देखते हैं अगली रचना, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, रिचर्ड्स। और इसमें इसके साथी केवल और केवल ऑगडेन थे, सीके ऑगडेन, याद रखिएगा। इन दोनों में किसकी रचना में कौन इसका साथी था। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका है, रिचर्ड्स का है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का है। कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, याद रखिएगा, इसको कॉलेज की रचना मत समझ लीजिएगा, ये है रिचर्ड्स की। इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग रिचर्ड्स का है।
एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल डेफिनेशन किसका है? रिचर्ड्स का है। द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक किसका है? रिचर्ड्स का है। साइंस एंड पोएट्री, साइंस एंड पोएट्री किसकी रचना है? रिचर्ड्स की रचना है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।